नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल कुमार व्यास द एयरसन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने देखा था कि तारों का जीवन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से एक तारा बनता है और किस प्रकार से वह एक ब्लैक होल में जाकर के समाहित हो जाता है। पूरा हमने उसका जीवन काल कल डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम उसी के अंतर्गत एक क्लास आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें तारों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि आजकल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और आइए देखते हैं एक से एक महत्वपूर्ण फैक्ट। सबसे पहला फैक्ट है कि तारों का संगठन। दोस्तों, तारों का संगठन क्या होता है? मैंने कल आपको बताया था कि तारे जो है वो गैसों के पिंड हैं और वो गैसों से ही मिलकर बने हैं। ये तो एक फैक्ट है जो कि आपको पता ही होगा। पहला ही फैक्ट है ये आज का कि तारे काई से मिलकर बने होते हैं। तो तारे जो है वो गैसीय पिंड है और वो गैसों से ही मिलकर बने होते हैं। दूसरा है तारों का संगठन में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो वो हमें बताना है। तो सबसे पहला फैक्ट, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है तारे में हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस दोस्तों? हाइड्रोजन गैस। कितनी पाई जाती है? लगभग 70%। 70% हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। दूसरा फैक्ट, हीलियम गैस। ये कितनी पाई जाती है एक तारे में? लगभग 28%, 28% यह पाई जाती हैं। तीसरी कौन सी गैस पाई जाती है? तो तीसरी कार्बन। कार्बन जो होता है ना वो पाया जाता है। और उसके साथ में कुछ गैसें जैसे कि नियोन और नाइट्रोजन। ये किसी तारे में कितने पाए जाते हैं? तो लगभग 1.5%। बस ये इतने ही पाए जाते हैं। और एक और चीज़ पाई जाती है, लौह वर्ग के तत्व। लौह वर्ग के तत्व ये कितने पाए जाते हैं किसी तारे में? तो ये लगभग 0.5%। तो दोस्तों, ये तारे का एक संगठन है। इन्हीं गैसों से मिलकर एक तारा बनता है और वो तारा फिर बड़ा होकर के एक ब्लैक होल में जाकर के वो समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो था तारों का संगठन। नेक्स्ट फैक्ट की अगर अपन बात करें, क्योंकि आजकल की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है दोस्तों वो फैक्ट के बेस पर ही आधारित हैं। उनमें सारे के सारे ही फैक्ट पूछे जाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था तारे का जीवन। वो क्यों बताया था? क्योंकि जब एक व्यक्ति का बेसिक कंप्लीट होता है तो उसको फैक्ट रटने में, जी हाँ, रटने में इतना तकलीफ नहीं होता है। और अगर डायरेक्ट ही मैं आपको बता दूं कि भैया तारे में ये पाया जाता है, तो सबसे पहले आपके मन में आएगा कि सर तारा ही क्या है वो तो बताओ। तो हम हर एक क्लास इसी प्रकार से पढ़ेंगे। पहले बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद उसके फैक्ट। कल हमने बेसिक कवर करा था, आज हम उसके फैक्ट देख रहे हैं। दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है, एक तारा है जो कि सबसे पहला पुराना तारा था। आप सोचिए कि सबसे पहला कोई तारा तो बना ही होगा, क्योंकि तारों का जब जन्म हुआ तो सबसे पहला तारा कौन सा बना होगा? एक मनुष्य के मन में ये सवाल तो ज़रूरी आता है कि सर सबसे पहला तारा कौन सा बना होगा। तो सर अभी तक की जो खोजें हुई हैं उसमें सबसे पुराना तारा मिला है जिसका नाम है केपलर 444। जी हाँ, यही सबसे पुराना तारा अभी तक मिला है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी नासा ने। सबसे पुराना तारा केपलर 444 और इसकी खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज करी थी नासा ने। अब हम थोड़े और फैक्ट नासा के बारे में आपको बता देते कि नासा क्या है, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो नासा जो है ये एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है। इसके बारे में एक और फैक्ट पूछा जाता है कि नासा का फुल फॉर्म क्या है। तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स, है ना, एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये नासा का एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का फुल फॉर्म है। ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नंबर 3 फैक्ट है कि नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना हुई थी सन 1958 में। और एक और फैक्ट है नासा का कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है,
तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, जो कि कहाँ स्थित है, जो कि वाशिंगटन डीसी, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में स्थित है दोस्तों। तो ये क्या फैक्ट था कि सबसे पुराना तारा केपलर 444, इसकी खोज किसने की थी, नासा ने की थी। नासा क्या है, एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी है। उसका फुल फॉर्म क्या है, तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इससे संबंधित कुछ फैक्ट थे। आइए देखते हैं अगला फैक्ट। अगला फैक्ट जो है अब तारों के बारे में ही है, क्योंकि आज तारों से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं सब हमें कवर करने हैं और इतने अच्छे से कर लेने हैं कि कोई भी फैक्ट हमारे एग्ज़ाम में कोई भी फैक्ट हमारी क्लास से बाहर एग्ज़ाम में नहीं आ पाएगा, इतने अच्छे से कवर करेंगे दोस्तों। नया नाम अब लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी एक तारा है जो कि हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीक का तारा है। सौर मंडल के नज़दीक का तारा कैसे है, तो आइए देखते हैं। ये हमारा सूर्य है, ठीक, ये हमारा सूर्य है और सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो हमारे सारे ग्रह हैं। तो मान लो कि ये एक बाउंड्री है जिसके अंदर ही हमारे सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे कहीं बुध होगा, बुध सबसे निकट का है, फिर मान लो यहाँ पर शुक्र होगा, फिर मान लो यहीं पर कहीं पे पृथ्वी होगा, ऐसे ही हमारे यहाँ पे मंगल होगा कहीं पे। तो ऐसे सारे जो ग्रह है, मान लो कि ये चक्कर लगाता है बुध, ये चक्कर लगा रहा है हमारा शुक्र, इस प्रकार से सारे ग्रह पृथ्वी का अपने सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जो अंतिम ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है वो कहीं पे मान लो यहाँ पर स्थित होगा। तो ये हमारा पूरा सौर मंडल इस प्रकार से बना हुआ है। जो सौर मंडल का अंतिम बिंदु है वहाँ से जो सबसे नज़दीक तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये हमारे सबसे मान लो नज़दीक यहाँ पर है जिसका नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब दोस्तों एक फैक्ट और यहाँ पर आप लिख लीजिए कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है। ये तो सौर मंडल के सबसे नज़दीक का तारा यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है। तो हमारे पृथ्वी के सबसे निकट का जो तारा है वो फैक्ट आपको याद ही होना चाहिए, वो है सूर्य। सूर्य हमारे पृथ्वी के सबसे निकट है और सूर्य एक तारा ही है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है जो आपको लिख लेना चाहिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए सूर्य। और दूसरा पृथ्वी से सबसे निकट तारा कौन सा है, तो फिर आंसर आएगा आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है दोस्तों। ये फैक्ट आपको याद हो गया होगा। और दोस्तों इसके साथ में आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो सौर मंडल हमारा है, जो सौर मंडल हमारा है उसके कितने ग्रह हैं, कितने उसमें उपग्रह हैं, ये सब फैक्ट आपको आने वाली कक्षाओं में हम विस्तृत बताएंगे। आज सिर्फ तारों के बारे में बताएंगे। तो तारों के बारे में हमने क्या देख लिया कि सबसे पृथ्वी अपने सौर मंडल के सबसे नज़दीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का दूसरा तारा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, क्योंकि पहला तो सूर्य है, ठीक है। अब एक और वर्ड से आपको परिचित करवाते हैं जिसका नाम है प्रोक्सिमा बी। ये एक नया वर्ड है जिससे आपको हम आज रूबरू करवाएंगे। सारे नए वर्ड हैं, सारे फैक्ट हैं और पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से कवर करना है। प्रोक्सिमा बी क्या है, जैसा कि दोस्तों अभी आपने देखा था कि जो हमारा सूर्य है उसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये हमारा सूर्य है और इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं कुछ ग्रह, और सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। उसी प्रकार से एक ग्रह का नाम है प्रोक्सिमा बी। क्या नाम है ग्रह का, प्रोक्सिमा बी। और यह किसका चक्कर लगाता है, तो यह भी एक तारे का चक्कर लगाता है। कौन सा तारा, तो अभी आपने देखा एक तारे का नाम था प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक। इसका नाम अभी आपने सुना था, ये क्या है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है यह हमारे सूर्य से सबसे नज़दीक का तारा है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है और इसका चक्कर लगाता है एक ग्रह। किसका, प्रोक्सिमा सेंचुरी का चक्कर लगाता एक ग्रह है जिसका नाम है आपका, ये ग्रह है जो इसके चारों ओर इसका इस प्रकार से चक्कर लगाता है, ठीक है। इस ग्रह का नाम क्या है, तो इस ग्रह का नाम है प्रोक्सिमा बी। इस ग्रह का नाम क्या है, प्रोक्सिमा बी।
दोस्तों यह कितने समय में एक चक्कर इसका लगा लेता है? तो यह 11.2 दिन में, यानी कि 11 दिन और 2 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है प्रोक्सिमा सेंचुरी का। यहाँ तक आपका क्लियर है? क्या क्लियर है? कि प्रोक्सिमा भी एक ग्रह है, पृथ्वी की तरह ही एक ग्रह है। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार से प्रोक्सिमा भी प्रोक्सिमा सेंचुरी नामक तारे की उसका परिक्रमा करती है। वो कितने समय में एक परिक्रमा उसकी कर लेती है? तो वो 11.2 दिन में उसकी एक पूरी परिक्रमा कर लेती है। दोस्तों एक और फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल से प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? इसकी दूरी कितनी है? तो दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे सौरमंडल से प्रोक्सिमा सेंचुरी की जो दूरी है वो लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष, ये हमारे सौरमंडल से प्रोक्सिमा सेंचुरी के बीच की दूरी है। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आपने देखा, प्रकाश वर्ष। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो आइए हम इसी से आपको रूबरू करवाते हैं। प्रकाश वर्ष से पहले इसको मिटा दिया जाए। दोस्तों आपने प्रकाश का नाम तो सुना ही होगा, जो हम सब देखते ही हैं। सूर्य का प्रकाश हो गया, हमारे घर में, सबके घर में बल्ब हैं, है ना, ये सब प्रकाश ही देते हैं। तो प्रकाश जो है ये 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है? प्रकाश की गति अगर आपको बताऊं तो प्रकाश जो है ये 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर चल लेता है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, ये प्रकाश की गति है। जैसे आपने अभी बोला एक प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर चुका होगा, तो ये प्रकाश की गति है। दोस्तों हमें देखना है कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। प्रकाश वर्ष, यहाँ पर वर्ड से देखिए, प्रकाश का वर्ष, कितना वर्ष? 1 प्रकाश वर्ष। ये इसकी डेफिनेशन आप समझेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों सूर्य का जो हमारा प्रकाश है वो ही पूरे ब्रह्मा, हमारे जो पूरे पृथ्वी है उसी पर सूर्य का प्रकाश आता है। और हमारा जो गैलेक्सी है सूर्य उसके बीच वाली भुजा में है, ये आपको पता ही है। तो प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन है कि सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, 1 वर्ष में तय की गई दूरी। अब सूर्य का यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि सर सूर्य का प्रकाश 1 वर्ष में कितनी दूरी तय करता होगा? तो मेरे डियर फ्रेंड्स, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर 1 वर्ष है ना, 1 वर्ष। सूर्य का प्रकाश 1 वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर इतनी दूरी तय कर लेता है। तो यहाँ से क्या आपके सामने आया कि 1 प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर सूर्य के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी। तो वो कितनी होती है? वो होती है 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर। यहाँ से आप इसको प्रकाश वर्ष को किलोमीटर इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि अभी हमने देखा कि प्रोक्सिमा सेंचुरी इसकी दूरी कितनी है हमारे सूर्य से? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी की जो हमारी दूरी है सूर्य से वो है 4.25 प्रकाश वर्ष, राइट, यही है। तो अब इसको अगर मेरे को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा? 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? इतना। तो 4.25 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा? तो इसको इधर दिखाते हैं आपको, 4.25 गुणित 9.46 इंटू 10⁻12 और इस पूरे को काय में कन्वर्ट कर लेंगे हम किलोमीटर में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये एक प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन हमने आपको सिखा दी है। आइए नेक्स्ट फैक्ट आपको दिखाते हैं क्या है। प्रकाश वर्ष दोस्तों बड़ी बड़ी खगोलीय दूरी को नापने की एक मात्रक है ये।
जो कि हमारे जैसे कि हम जाते हैं ना 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो जो ब्रह्मांड के बड़ी बड़ी खगोलीय पिंड है उनके बीच में दूरी नापने का एक मात्रक है जिसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये बड़ी बड़ी दूरियों को मापने में काम में आता है, उसको हमने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं साइरस, एक और वर्ड से रूबरू कराते हैं। साइरस या इसी को कहते हैं डॉग स्टार। अब ये क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए। ये हमारी पृथ्वी से आप रात को अगर अपनी छत पर जाकर देखेंगे तो आपको एक सबसे चमकीला तारा दिखाई देगा। उसी तारे को कहा जाता है साइरस या डॉग स्टार। इसकी हमारे पृथ्वी से जो दूरी है दोस्तों वो है 8.6 प्रकाश वर्ष। कितनी? 8.6 प्रकाश वर्ष। इतनी हमारे पृथ्वी से इसकी दूरी है। इसको अब किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो इसमें गुणा कर देंगे हम 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर का। तो यहाँ पर आपका आंसर किलोमीटर में आ जाएगा। तो दोस्तों ये था साइरस। क्या था साइरस? साइरस एक सबसे चमकीला तारा है जो कि हमारी पृथ्वी से दिखाई देता है। हाँ, थोड़े और एक फैक्ट और यहाँ पर निकल के आता है कि ये तो सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है जो हमारे यहाँ पर दिखाई देता है। सेकंड नंबर पे कौन सा है सर? सेकंड नंबर बताइए। तो सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा अल्फ़ा सेंचुरी। कौन सा? अल्फ़ा सेंचुरी। ये वो तारा है जो सेकंड नंबर पे है और इसकी दूरी आपको बता देते हैं। इसकी दूरी हमारे पृथ्वी से है 4.3 प्रकाश वर्ष। तो दो तारों का नाम ही याद रखना है आपको। पृथ्वी से सबसे चमकीले तारे जो हमें दिखाई देते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है साइरस, जो जिसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। और ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर हैं? तो यह पृथ्वी से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं। और दूसरा सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो कौन सा है? अल्फ़ा सेंचुरी, जो कि 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये एक फैक्ट हमने कंप्लीट कर लिया। इन्हीं फैक्ट में से आपको अधिकतर फैक्ट आपको अपने एग्जाम में दिख जाएंगे। तो दोस्तों आपको अलग से कोई फैक्ट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो फैक्ट आपको क्लास में करवाए जा रहे हैं इन्हीं से संतुष्टि रखें, क्योंकि फैक्ट तो एक गंगा है जिसमें जितनी भी डुबकी लगाएंगे कम ही पड़ेंगे। तो जो महत्वपूर्ण फैक्ट और जो पूछे जा चुके हैं और जिनके पूछने की संभावनाएँ हैं वो यहाँ पर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ध्रुव तारा। इसका नाम तो अधिकतर लोगों ने सुना ही होगा, ध्रुव तारा। इसको कहा जाता है पोल स्टार, इंग्लिश में कहा जाता है इसको पोल स्टार, या इसको नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है, नॉर्थ स्टार। प्यारे दोस्तों ये क्या था? पुराने ज़माने में जो लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, जब घड़ियाँ नहीं बनी थी, जब उनके पास मोबाइल नहीं थे, तो वो दिशाओं का ज्ञान कैसे करते थे? तो वो दिशाओं का ज्ञान करते थे तारों से। तारों से कैसे? तो एक तारा था जो कि उत्तर दिशा में ही दिखाई देता था रात को और चमकीला दिखाई देता था। उसी से वो डिसाइड करते थे कि ये है उत्तर दिशा और इधर जाना चाहिए। तो जंगलों में तो ऐसे वो पता करते थे। तो ध्रुव तारा जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये साउथ पोल जो है ना हमारा, देखो पृथ्वी के कितने पोल हैं? जैसे कि हमारी पृथ्वी है, इसके 2 पोल हैं, इसके 2 ध्रुव है। एक है उत्तरी ध्रुव और दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये जो उत्तरी ध्रुव है इसके जस्ट ऊपर, अगर यहाँ आप आकर के खड़े हो जाएंगे तो आपके सिर के जस्ट ऊपर एक तारा दिखाई देगा आपको रात में। इसी को कहेंगे ध्रुव तारा। और इसे नॉर्थ स्टार क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तरी ध्रुव से हम जब रात को देखते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण हमारे सिर के ऊपर बनाता है। 90 डिग्री यानी कि समकोण। तो परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आएगा कि किस ध्रुव पर एक तारा हमारे सिर पर 90 डिग्री का कोण बनाता है? तो उत्तरी ध्रुव पर बनाता है और उसको कहा जाता है ध्रुव तारा। सिंपल सा इसका आपको आंसर देना है ध्रुव तारा। अब नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं तारों के रंग पर आधारित। तारों के रंगों पर आधारित फैक्ट है
जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है और मुझे लगता है कि इसी में से क्वेश्चन लगातार किसी न किसी एग्ज़ाम में आता ही रहता है। तो आइए देखते हैं ये क्या है। तारों के रंगों के आधार पर तापमान का निर्धारण। दोस्तों हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे चमकीले तारे दिखाई देते हैं, जैसे कि कोई लाल कलर का कभी कभी दिखाई देता है। पूरे वैसे तो सभी हमें सफ़ेद ही दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लाल दिखाई दे रहे, कुछ नीले दिखाई दे रहे। तो नीले तारे का तापमान कितना होता है, लाल तारे का तापमान कितना होता है, और अपने जो सफ़ेद तारे हैं इनका तापमान कितना होता है, वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। और आपसे फैक्ट में क्या पूछा जाएगा, आपको दे दिया जाएगा कि ये तापमान दे दिया जाएगा और आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा कि किस किस तारे का कितना कितना तापमान है। तो आइए हम वो आपको बता देते हैं, और ये आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए क्योंकि ये पूछा जा चुका है पहले एग्ज़ाम में। अगर किसी तारे का कलर नीला है, आप एक तरफ लिख लीजिए रंग और दूसरी तरफ लिख लीजिए इसका तापमान, ठीक है। और इसी संबंधित हम एक टेस्ट भी आपका ले लेंगे जो कि तथ्यों पर आधारित होगा, बिल्कुल फैक्ट पे आधारित होगा। वो एक कोई भी ऐसा संडे ले लेंगे और उस पर इनका टेस्ट भी हम ले लेंगे आपका। तो रंग, अगर किसी तारे का रंग नीला है तो उसका तापमान कितना हो सकता है, ये आप बता सकते हैं क्योंकि इनके बारे में स्टडी हो चुकी है। अगर कोई तारा नीला कलर का दिखाई देता है तो उसका तापमान 50,000 केल्विन से लेकर के हो सकता है 28,000 केल्विन तक। दोस्तों अब नीचे जितने भी लिखूंगा मैं आपको यहाँ पे केल्विन बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिख लेते हैं तापमान केल्विन में। सारे तापमान केल्विन में ही है, इसको आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 पर हम ले लेते हैं नीला श्वेत। नीला श्वेत, बहुत सारे तारे जैसे कि आप गैस का चूल्हा जलाते हैं ना अपने घर में, तो उसमें से 2 कलर आपको अधिकतर दिखाई देते हैं, जैसे कि एक नीला दिखाई देता है और एक कभी कभी उसमें से पीला रंग भी दिखाई देता है। उसी प्रकार से तारे जो होते हैं ना, ये भी 2 तरीके से होते हैं, एक तो पूरा ही नीला होता है, कुछ नीले श्वेत कलर के भी होते हैं। तो दोस्तों इनका रंग क्या होता है वो दिखाते हैं आपको। इनका जो तापमान होता है वह लगभग 28,000 केल्विन से लेकर के 10,000 केल्विन के मध्य में होता है। कुछ तारों का 28,000 मिल जाएगा, कुछ का इसके मध्य मिल जाएगा। जो सबसे लोएस्ट तापमान इस कलर के तारों का होता है वो होता है 10 डिग्री सेल्सियस। नंबर 3 की अगर अपन बात करें तो श्वेत कलर के जो तारे होते हैं उनका देख लेते हैं। श्वेत यानी कि सफ़ेद। ये इनको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, इनको आप बार बार अगर देखेंगे ना, जैसे कि आज अपन ने कॉपी में नोट डाउन कर लिया, अब क्या करेंगे कल फिर इसको देख लेंगे एक बार, फिर से एक बार परसों देख लेंगे। इस बार आप इसको डेली देखिए तो आपको ये याद हो जाएंगे। अगर आप एक ही दिन बैठ के रटने के इसका इतना होता है, इसका इतना होता है, ये तो आपका दिमाग जो है ना उसको फिर थोड़े समय बाद भूल जाएगा। आप चीज़ों को कैसे याद करेंगे, आज देख लिया, फिर उसको फिर कल देख लिया, फिर इसको एक दिन बाद फिर देख लिया, फिर 7-8 दिन बाद फिर देख लिया। रेगुलर बेस पे आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और जो इस प्रकार के फैक्ट होते हैं ना दोस्तों, इसको किस प्रकार से याद करते हैं, मैं क्या करता हूँ कि जो फैक्ट मुझे याद नहीं होते हैं मैं उनको एक कागज़ पर लिख लेता हूँ और अपने सामने स्टडी टेबल के सामने क्या करता हूँ, दीवार पर चिपका लेता हूँ और बार बार उनको देखता हूँ तो वो मेरे को याद हो जाते हैं। ये भी मैंने याद ही कर रखे हैं, इसी प्रकार आपको भी हो जाएंगे अगर आप ऐसा ही करेंगे तो। अब जो सफ़ेद कलर के जो तारे होते हैं उनका तापमान अगर अपन देखें तो वो कितना होता है, तो वो 10,000 केल्विन से लेकर के 7,500 यानी कि 7,500 केल्विन तक हो सकता है, ठीक है। अब आगे अपन इधर लिखेंगे क्योंकि उधर दिखाई आपको नहीं दे रहा होगा, यहीं पर सॉरी यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना रंग होगा और यहाँ पर ताप होगा, तापमान केल्विन में होगा, ठीक है। अगला रंग अपन ले लेते हैं जो आपका चौथा आप रंग ले लीजिए श्वेत पीला। 2 रंग के तारे हो सकते हैं ना,
टिमटिमाते हुए तारे दो रंग में भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया गैस का चूल्हा है ना, तो इसका तापमान होता है आपका, यहीं से आपको ले लेना है 7,500 यानी कि 7,500 से लेकर के उधर दिखाई ना दे तो यहीं पे लिख लेते हैं 6,000 केल्विन। ठीक है, ये श्वेत पीले रंग के तारों का हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं अपन पांचवा पीले तारों का, जो पीले जैसे कि हमारा सूर्य पीला ही तो है, उसी प्रकार से उनका हो सकता है 6,000 केल्विन से लेकर के 4,900 केल्विन के मध्य। ये तारों के अपन तापमान डिसाइड कर रहे हैं उनके रंगों के आधार पर। 6 नंबर में अपन ले लेते हैं नारंगी। नारंगी रंग के भी तारे होते हैं कुछ, नारंगी यानी कि हल्का हल्का पीला, उसी पीले से ही मिलता जुलता है ना। तो इसका ले लेते हैं 4,900 से लेकर के 3,500 केल्विन। ले लेते क्या, फैक्ट है, यही याद करना है, ले मत लेना वहाँ पे एग्जाम में, ठीक है। तो है फैक्ट है, इसको ही याद करना है आपको। उसके बाद 7 नंबर पे है अपना लाल। लाल रंग के जो तारे होते हैं उनका कितना होता है तापमान, तो उनका होता है 3,500 से लेकर के 2,000 केल्विन के मध्य। तो दोस्तों ये थे तारों के तापमान उनके कलर के आधार पर। दोस्तों आपको ये रटना बिल्कुल भी नहीं है, इनको आपको बस देखना है, डेली इसको आप देखिए, डेली देखिए, आपको याद हो जाएंगे। तो आज हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आज हमने क्या क्या देखा, हमने तारों से संबंधित सारे फैक्ट देखे और इसमें कोई छूट तो नहीं गया। ये अपने सारे ही कवर हो गए हैं और आशा करता हूँ कि आज आपको फैक्ट समझ में आए होंगे। कल से हम सौरमंडल का अध्ययन करेंगे, सौरमंडल के बारे में जानेंगे, सारे ग्रहों को फिर एक बाय एक पढ़ेंगे। जैसे कि हम फिर बुध को पढ़ेंगे, शुक्र को पढ़ेंगे, हमारी पृथ्वी को पढ़ेंगे, मंगल को पढ़ेंगे। तो पूरा सौरमंडल हम कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे, एक दिन हम उनका बेसिक, एक दिन उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।